जैसा मैंने बोला था आज ये बैलेंस शीट हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले सीधा एक क्विक रिवाइज कर लो क्या मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि भाई सोर्सेस ऑफ फंड इज कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, द ओन्ड फंड एंड बोरोड फंड, and the application of fund is comprised of three things: fixed assets, investment and working capital। ठीक है, तो बस हम इन्हीं सब चीजों पे थोड़ा सा अपन फोकस करेंगे। पहला पार्ट ये आपको दिख रहा है। एक फायदा है तुम लोगों को ये टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक में से जो बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। तो सिंपल तो मैं भी खुद सोच सकता हूँ कि सिंपल अगर पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन इसी के लिए बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक को प्रिफर करो डेप्थ के ऑप्शन में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सोर्सेस ऑफ फंड। जैसे मैंने बताया था सोर्सेस ऑफ फंड इज कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, ओनर फंड या बोरोड फंड। ओनर फंड का मतलब होता है ओन्ड फंड। अच्छा, इसको हम लोग शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, बिकॉज कंपनी का असली ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। इसके लिए इसको शेयर होल्डर्स का फंड बोलते हैं, बिकॉज दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। उन लोग पैसा लगाएंगे तभी तो कंपनी चलेगी ना रे। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं अपन? ओनर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड। अब ये शेयर होल्डर्स फंड के अंदर बेसिकली तीन चीज तुमको याद रखनी है। एक, जो उन लोगों ने पैसा लगाया, ठीक है। अब देखो पैसा लगाया है तो सीधी सी बात है कंपनी प्रॉफिट करेगी, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? ऐड होगा। और इन केस अगर कुछ नुकसान है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जो भी नुकसान है वो अपन लेस कर देंगे। सिंपल ना, जैसे पहले करते थे कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल की बात हो रही है, प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस की बात हो रही है, और लॉस मतलब यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स की बात हो रही है। तो ये जरा ध्यान देना कि कैपिटल यहाँ पे बेसिकली तुम लोगों को जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको नहीं पता होगा। शेयर कैपिटल बेसिकली दो होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद होते हैं प्रेफरेंस। हाँ, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों ही पैसे बिजनेस में ही अप्लाई किए जाते हैं, तो इसके लिए दो होते हैं। अब इसके बाद इसमें अपन ऐड करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब क्या होता है? बिजनेस आज से तो नहीं रन कर रही है, बिजनेस काफी सालों से रन कर रही है। अब इतने सालों में कंपनी या बिजनेस जो है कुछ ना कुछ बिजनेस प्रॉफिट करती है, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट करती है ये तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसा सेव करती होगी ना। तो जो पैसा, जैसे कि मान लो 2015 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 200 रुपया, 2016 में 500 रुपया हुआ, 2017 में 800 रुपया हुआ, 2019-18 में 1000 रुपया हुआ, 2020 में 100 रुपया हुआ। जानते हो क्यों हुआ? और 2021 तो अभी रन कर रहा, राइट। तो अगर मैं पूछूं कि भाई इतना पैसा का किया क्या, अब ये करोड़ में 200 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, बड़े बड़े अमाउंट है। तो मान लो तुमने इसमें से 50 करोड़ बचा लिया, इसमें से तुमने 200 करोड़ बचा लिया, इसमें से तुमने 300 करोड़ बचाया, यहाँ पे तुमने सीधा 400 करोड़ बचा लिया। तो ये जो इतना करोड़ बचा के तुम लोग करोगे क्या? कहीं घूमने तो नहीं जाओगे इतने पैसों का लेके। तो ये पैसे जो है ना, इसको हम लोग सेव करते हैं। तो जहां पे सेव करते हैं उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको? जनरल रिजर्व, मतलब साधारण गुल्लक, पिगी बैंक बोलते हैं तुम लोग, ठीक है। तो पिगी बैंक को यहाँ बेसिकली हम लोग जनरल रिजर्व बोलते हैं। तो कंपनी का भी एक पिगी बैंक होता है। वो पिगी बैंक में कंपनी क्या करती है? 1000 रुपया कमाई, 1000 रुपया उठा के जाके गुल्लक में डाल देगी। हाँ, वो 1000 नहीं डालेगी, मतलब अपना जो भी उनको जितना भी उनको अमाउंट रिक्वायर्ड है वो अमाउंट क्या करेगी? निकाल लेगी। और जो है जो उनके पास बच जाएगा, जो आखिर में साल के एंड में जो पैसा उनको पास बच जाएगा वो लोग क्या कर देंगे? सीधा रिजर्व मतलब पिगी बैंक में डाल देंगे, ठीक है। तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। फिर एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कितना उन्होंने कमाया, कितना उनको नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कमाना अलग होता है और नेट प्रॉफिट अलग होता है, ठीक है। तो जो उनका नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सर कौन से ईयर का?
सीधी सी बात है, मैं 2021 की बात करूं 2021 का ही बोलूंगा ना मैं। सर जनरल रिजर्व भी 2021 का रहता है क्या? जनरल रिजर्व एक्रूड रहता है। एक्रूड का मतलब इतने सालों से जो भी हमने जमा किया ना 2021 तक हमने जो भी जमा किया वो पूरा अमाउंट जनरल रिजर्व के अंदर दिखाई देगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग करंट ईयर का रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग करंट ईयर का रिकॉर्ड करते हैं, तो ये तुमको पता होना चाहिए। इसके अलावा सर ये क्या सिक्योरिटी प्रीमियम? सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब होता है जब कंपनी 100 रुपए के शेयर को लोगों से 120 रुपए लेती है। 100 रुपए का शेयर है, कंपनी की फेस वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन कंपनी तुमसे कितना ले रही है? 120 रुपया चार्ज कर रही है, वही 100 रुपए का। तो कंपनी तुमसे बेसिकली 20 रुपया ज्यादा ले रही है ना, तो जो 20 रुपया ज्यादा ले रही है ना उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हैं उसको? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे जाता है। तो ये जो 20 रुपया कंपनी ने तुमसे एक्स्ट्रा लिया है वो 20 रुपया जो है यहाँ पे अपन रिकॉर्ड करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व और ये सब जितने भी अपने पास जो पैसे हैं उन सब पैसों को अपन टोटल कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे अगर कोई लॉस है तो, जिसको मतलब फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। जिसका मतलब होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये सब एग्जांपल्स है कुछ जो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब ये फिक्टिशियस एसेट जो है ना वो ज्यादातर तुमको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे दिखाई देगा, या फिर अगर बैलेंस शीट तुम्हारे सामने दी हुई है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में ये तुमको एसेट साइड पे दिखाई देगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में तुमको ये एसेट साइड पे दिखाई देगा। ये फिक्टिशियस एसेट जो है ये तुमको कहाँ दिखाई देगा? एसेट साइड पे। ये ट्रायल बैलेंस तुम्हारे सामने दिया हुआ है तो उसमें वो डेबिट साइड पे दिखाई देगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बाकी की चीजें जो है ये साधारण है, ये सब तुमको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ही दिखाई देगी, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में आता है बैंक लोन, डिवेंचर्स, मतलब बाहर वालों से लिया हुआ पैसा। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स भी बाहर वाले होते हैं ना, और बैंक लोन तो तुम जानते हो क्या है। और ये भी अगेन बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ही शो करेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ये जो मैं बता रहा हूं ना, मतलब कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब तुम्हारे सामने एक बैलेंस शीट बना के लोग दे देंगे, जैसे क्वेश्चन है इसमें बैलेंस शीट बना के लोग दे देंगे, ये लायबिलिटी है, ये एसेट्स है, सब इन्फॉर्मेशन पोस्टेड रहेगा जैसे तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट में किया रहेगा, वैसी पूरा बैलेंस शीट तुम्हारे सामने बना के दे देंगे। बोलेंगे कि ये बैलेंस शीट देखो और एक वर्टिकल बैलेंस शीट बना के बताओ। ठीक है, तो बस तुमको करना क्या, ये सब इन्फॉर्मेशन उठाना और यहाँ पे प्लॉट कर देना। तो मैं वही बता रहा हूँ, ये जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जो एसेट्स वाले में रहेगा ना, एसेट्स के अंदर फिक्टिशियस एसेट्स लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, वो चीज को अपने को बस याद रखना है कि उसको कहाँ माइनस करना है, ये शेयर होल्डर फंड के अंदर माइनस करना है। तो शेयर होल्डर फंड में अपन शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट से। तो ये प्लस प्लस और माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा? ओनर फंड रहेगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? आया ना? ओके, जैसे कि मैं छोटी सी एक चीज और बता दे रहा हूं आपको। मान लो शेयर कैपिटल है 100 रुपया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 रुपया। ठीक है, कितना हो गया? 300। तो 300 यहाँ पे लिख दो, इधर नहीं, मतलब इधर नीचे इसके, या फिर इसको यहीं छोड़ दो। प्रॉफिट एंड लॉस मान लो 50 रुपया है, रिजर्व्स 100 रुपीज है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी 50 है। ठीक है, और ये जो फिक्टिशियस है ये मान लो 20 रुपया है। तो तुम करोगे क्या? 100 200 300 रुपया, 300 और 50 कितना होगा? 350, 450, 500। अब ये 500 में से 20 कम करोगे आ जाएगा 480, तो 480 बाहर लिख देने का। समझा? वैसे ही ये बैंक लोन और डिवेंचर्स, बैंक लोन भी मान लो तुम्हारा 100 है, डिवेंचर भी तुम्हारा 100 है, कितना हो जाएगा? 200, तो तुम यहाँ पे 200 लिख दो। ठीक है, कितना हो गया? 680, तो 680 तुम्हारा क्या हो गया? टोटल फंड अवेलेबल। टोटल फंड अवेलेबल का दूसरा मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। समझे क्या? हाँ, तो ये है। कोई दिक्कत इसमें तो बताओ। ओके,
थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ। अब जाते हैं अपन एसेट्स की तरफ। ठीक है, अपन जाएंगे एसेट्स की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। जैसे मैंने बोला था एप्लीकेशन ऑफ फंड में बेसिकली 3 चीजें। ठीक है, क्या क्या? सबसे पहला आएगा इसमें फिक्स एसेट्स। सबसे पहला क्या आएगा? फिक्स एसेट्स। दूसरा आएगा इसमें इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आएगा इसमें वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तीसरा आएगा तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स एसेट्स में क्या आएगा? तुम लोग जानते हो फिक्स एसेट्स क्या होते हैं तुम्हारे? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, all those assets which have a long term capital value. ठीक है, all those assets which have a long term capital value, long term capital value। मैंने आज होंडा की एक बुलेट परचेज किया। अब ये बुलेट को मैं क्या 2 महीने रखूंगा और फिर बेच दूंगा? क्या नहीं ना, उसको लंबे टाइम तक यूज करूंगा ना। तो सेम यहाँ पर भी वही है कि जो भी एसेट्स आप परचेज करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, वो आप फिक्स एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हो। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। आप जो भी पैसे सेव करते हो या कहीं इन्वेस्ट करते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड में, किसी भी सिक्योरिटीज में, ठीक है, तो वो पैसा जहां पे भी आप इन्वेस्ट करते हो, सेव करते हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब मेन चीज जो है ना वो ये है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मैक्सिमम लोग यहीं पे मर जाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में बेसिकली आपको 2 चीजें समझनी है। एक है करंट एसेट्स और एक है करंट लायबिलिटी। अभी सर ये वर्किंग कैपिटल क्या है, पहले बता दो। वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट डे टू डे नीड के लिए, डेली नीड्स के लिए, डेली नीड्स के लिए जो फंड्स चाहिए रहते हैं, डेली नीड के लिए जो पैसे चाहिए रहते हैं ना कंपनी को, वो पैसे कहां से आते हैं? वर्किंग कैपिटल के थ्रू आते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? वो पैसा जो डेली के डेली यूज हो रहा है, ठीक है, वो यहां से आता है। तो हम जैसे कि मम्मी तुम्हारे महीने की शुरुआत होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ पैसे साइड में निकाल के रख देते हैं। मान लो 1000, 2000 या 5000 रुपया साइड में निकाल के रख देते हैं। वो जो निकाल के रखते हैं ना, वो काहे के लिए रखते हैं? ताकि पूरे महीने भर जो तुम्हारा ये सब्जी का खर्चा हो गया या तुम्हारा जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं ना, वो सब चीजें यहाँ से निकल जाए इन पैसों से। तो वैसे बिजनेस भी जब रन होती है ना, तो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो मैटर करती है। तो पैसा कितना निकाल के रखना है, तो यहाँ ये इसके थ्रू मालूम पड़ता है कि कितना एसेट्स और कितना लायबिलिटी है, कितना मिलने वाला है और कितना अपन पे करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमको इतना रुपया साइड में निकाल के रख देना है। ठीक है, पहला आता है करंट एसेट्स और दूसरा आता है करंट लायबिलिटी। अभी करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? अभी करंट एसेट्स को भी इन्होंने 2 में बांट दिया है। एक है क्विक एसेट्स और एक है नॉन क्विक एसेट। करंट लायबिलिटी को भी बांट दिया 2 में, क्विक लायबिलिटी और नॉन क्विक लायबिलिटी। अब ये चोचले और कुछ नहीं, बस फालतू के बना के दे दिया लोगों ने। बस अपने को ये याद हो करंट एसेट्स में कौन आता है, करंट लायबिलिटी में कौन आता है, बाकी तुम लोग ये चीज समझ जाओगे। ठीक है, तो ये फटाफट ऑब्जर्व करो क्या क्या है। करंट एसेट्स में तुम्हारे में क्या क्या आएगा? कैश, बैंक, ठीक है, इसके अलावा क्या आने वाला है? कैश बैंक वहां पे पड़ेगा, फिर डेटर्स, बिल रिसीवेबल। एक काम करता हूँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया कैश बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। ठीक है, ये सबको मिलाने पे तुम्हारा बनता है क्विक एसेट्स। वो छोड़ो, कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल दी एडवांस। ठीक है, एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब जो भी एडवांसेस हम पे करते हैं ना, वो मतलब इन शॉर्ट पूरा एसेट्स का पार्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा एसेट्स? ये पूरा करंट एसेट्स है, याद रखना। ये पूरा तुम्हारा क्या है? करंट एसेट्स। ठीक है, अब इसी में से हम लोग माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा? क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटसाइड नहीं है ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये पूरी करंट लायबिलिटी है।